दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। आखिरकार राहुल गांधी ने अपना नाम अनाउंस कर दिया रायबरेली से, लेकिन बात यहां खत्म नहीं होती है। बात तो बल्कि यहां से शुरू होती है, क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी ने कई दिन का वक्त लेने के बाद अपना नाम अमेठी से नहीं रायबरेली से अनाउंस किया, इसके पीछे क्या बात है? क्या वाकई में कांग्रेस ने अमेठी से अपना मुंह मोड़ के रायबरेली की तरफ रुख किया है, या फिर रायबरेली अमेठी से ज्यादा बड़ा कोई संदेश देने वाला है? एक बड़ी लकीर यहां से क्या खींची जाने वाली है? सवाल ये यहां पर उठ रहा है, अमेठी क्यों नहीं और क्यों रायबरेली? आखिरकार अमेठी से जब चुनाव लड़ता था गांधी परिवार तो एक बड़ा संदेश जाता था। उस संदेश में यह होता था कि किस तरह से अब वो एक बड़ी टक्कर देने जा रहे हैं, खास तौर से उस व्यक्ति को जो कि प्रधानमंत्री कैंडिडेट के तौर पर सामने से आता था। इस बार भी इसी तरह की तस्वीर है। पिछले 3 बार की अगर लगातार बात करें तो बनारस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार-बार वहीं से दावा ठोकते हुए एक हुंकार भरते रहे कि भाई देखिए हम बनारस से चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पर राहुल गांधी को सेम ही सिचुएशन क्रिएट करनी है, और विपक्ष जिस तरह से तैयारी कर रहा है पिछले कुछ वक्त से, जानकारी ये भी आ रही है कि अंदर खाने काफी कुछ इस तरह की सिचुएशन है, जो कि रायबरेली यूं ही नहीं तय किया गया है, और भी कुछ इसके पीछे की कहानी है। और आखिरी वक्त में रायबरेली का नाम इस तरह से सामने आना, इस पर सरकार के मतलब बीजेपी के लोग तो अपनी तरफ से तीर छोड़ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की क्या तैयारी है ये समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि इस बार कांग्रेस यूं ही मैदान में नहीं आई है, बल्कि उन्होंने काफी अच्छी खासी इस पर तैयारी की है। क्यों नहीं बनारस और अमेठी बल्कि रायबरेली? अभी तक प्रियंका गांधी की बात हो रही थी, लेकिन प्रियंका गांधी को चुनाव नहीं लड़ना है, ऐसी भी तस्वीर अब साफ हो गई है। और इसी के साथ साथ जब वरुण गांधी और प्रियंका गांधी के आमने सामने की बात हो रही थी वो भी खत्म हो गई है, लेकिन अब राहुल गांधी सामने है। और उधर से बीजेपी के जो भी एक्स वाई जेड के एल मिश्रा, जो भी इस तरह की सिचुएशन हो, लेकिन क्या वाकई में राहुल गांधी सिर्फ रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं बल्कि कुछ और भी कर रहे हैं? बात करते हैं वरिष्ठ पत्रकार राजीव जी से, और उन्हीं से समझेंगे कि क्या वाकई में इसके साथ कोई और भी सिचुएशन है जो कि हम देख नहीं पा रहे और जिसे खास तौर से बीजेपी समझ नहीं पा रही। थैंक यू सो मच राजीव जी फॉर कमिंग एंड ज्वाइनिंग दिस शो टुडे। प्लीज ये बताइए कि राहुल गांधी ने रायबरेली का फैसला क्यों किया? क्योंकि अभी तक ये माना जा रहा था 99.9% की वो अमेठी ही जाएंगे। वायनाड से फ्री हो चुके हैं, केरल का चुनाव निपट चुका है दूसरे चरण में, लेकिन अब यहाँ पर राहुल गांधी की जो पूरी मेहनत और एनर्जी है वो रायबरेली की तरफ लगने वाली है। क्या फायदा? देखिए, इसमें दो अलग अलग तरीके की बातें सामने आ रही हैं। मैं आपको दोनों तरफ की बातें बता देता हूं। भाजपा की तरफ के लोग, आरएसएस की तरफ के लोग ये बोल रहे हैं कि राहुल गांधी ने सेल्फ गोल कर दिया है। जहां वो एक तरफ बोल रहे थे कि डरो मत, सबके लिए वो बोल रहे थे कि डरो मत का नारा दिया था उन्होंने। उन्होंने वो डरो मत के नारे को, सिद्धांत को फॉलो नहीं किया, और वो अमेठी में दोबारा लड़ने के लिए नहीं आए। ऐसा भाजपा के कुछ नेताओं से जिनसे मेरी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस ने और राहुल गांधी ने सेल्फ गोल कर दिया। वहीं कांग्रेस के लीडर्स का ये कहना है कि हमने ये स्ट्रैटेजी के हिसाब से किया है। स्ट्रैटेजी ये है कि देखिए, बीजेपी चाहती थी कि राहुल गांधी को अमेठी के चुनाव में किसी भी तरीके से उलझा के रख दिया जाए, और यदि वो अमेठी में पूरी तरीके से उलझ जाते तो इनके पास में स्टार कैंपेनर के रूप में एक व्यक्ति कम हो जाता। ओके, और अभी 5 चरण के चुनाव बाकी हैं। 543 सीट्स पे चुनाव होने वाले हैं, जिसमें से 190 सीट्स पे हो चुके हैं, तो बचे 353 सीट्स। तो 353 सीट्स पे होने वाले हैं। अभी भी बीजेपी के पास में बहुत मतलब उनको आसार है कि पहले 2 चरण खराब होने के बावजूद भी उन्हें काफी मत मिलेंगे आगे आने वाले 5 चरणों में। ओके, तो और यही राहुल गांधी और कांग्रेस के जो स्ट्रैटेजिस्ट है, उनको ये लग रहा है कि हम इनको किसी भी तरीके से अमेठी में बांध के राहुल गांधी जी को नहीं रख सकते, क्योंकि यदि उनको वहां बांध दिया तो फिर बाकी क्षेत्रों में कौन प्रचार करेगा। और खास तौर पे अब जो हिंदी पट्टी जिसको बोलते हैं हम लोग, वो हिंदी पट्टी के अंदर में चुनाव जो है अब और ज्यादा भीषण होने वाले हैं। आप देखिए, आने वाले दिनों में दिल्ली में चुनाव होगा, मध्य प्रदेश में कुछ जगहों पे चुनाव होने वाला है, गुजरात में तो 7 तारीख को ही चुनाव होने वाला है, महाराष्ट्र में 35 जगहों पे चुनाव होने बाकी हैं, बिहार में चुनाव होने बाकी हैं।
तो काफी उत्तर प्रदेश में 64 सीट्स पे चुनाव होने बाकी हैं। तो एक बहुत बड़ा एरिया है जिसको कवर करना है, और कांग्रेस किसी भी हाल में ये नहीं चाहती थी कि राहुल गांधी जी सिर्फ अमेठी में रिस्ट्रिक्ट होके रह जाएं। एक चीज ये हुई। दूसरी, उनका ये भी कहना है कि यदि वो वायनाड और रायबरेली दोनों जगह से जीतते हैं तो शायद रायबरेली की सीट वो प्रियंका गांधी के लिए छोड़ दे आगे के लिए। ओके, तो प्रियंका गांधी की जो पॉलिटिकल शुरुआत होगी वो हो सकता है कि रायबरेली से हो। तो इसके लिए भी वो जो है रायबरेली से लड़ रहे। राहुल गांधी जी का ये मानना है कि मैं केरल नहीं छोड़ सकता हूं, क्योंकि साउथ में कांग्रेस को मजबूत करना है। साउथ एक ऐसा गढ़ है जहां पे राहुल गांधी किसी भी तरीके से कांग्रेस की पकड़ को ढीली नहीं होने देना चाह रहे। जैसे भाजपा का उत्तर भारत पे या मध्य भारत पे जिस तरीके से शिकंजा कसा हुआ है, वैसे ही स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस जो है राहुल गांधी केरल, तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना, गोवा, ये 5 स्टेट्स में करके रखना चाहते हैं। तो इसके लिए भी वो वायनाड पकड़ के रखे हैं, वायनाड छोड़ना नहीं चाहते। अमेठी यदि उनको छोड़ना पड़ता तो फिर स्मृति ईरानी लड़ती, अगर वो राहुल गांधी वहां से जीत जाते तो वो ये सब चीजें कॉम्प्लेक्स बनाना नहीं चाहते। और इन लोग का ये भी मानना है कि जो किशोरी लाल शर्मा जी जो हैं वो 1983 से अमेठी में काम कर रहे हैं। वो वैसे तो लुधियाना के रहने वाले हैं, बट 1983 में युवा कांग्रेस ने उनको वहां पे डिप्यूट किया था अमेठी में, जब राजीव गांधी फर्स्ट टाइम राजीव गांधी जब इलेक्शन लड़ने के लिए आए थे। ओके, तो इस कारण से जो है किशोरी लाल शर्मा को अमेठी का बच्चा बच्चा जानता है, ऐसा कांग्रेस वालों का कहना है। तो उनका ये कहना है कि क्या किशोरी लाल शर्मा और क्या राहुल गांधी, बात एक ही है। मतलब अमेठी से यदि किशोरी लाल शर्मा लड़ रहे हैं, इसका मतलब है कि राहुल गांधी ही लड़ रहे हैं, ऐसा मान के चला जाए। और कांग्रेस का मानना है कि बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी है, हाई चांसेस है कि किशोरी लाल शर्मा जो है वो स्मृति ईरानी को हरा दें। और राहुल गांधी खुद भी नहीं चाहते थे कि वो वहां से लड़के स्मृति ईरानी के कद को बढ़ाएं, तो वो कद को नहीं बढ़ाना चाहते थे, इसलिए भी वो शायद वहां से इलेक्शन नहीं लड़े। लेकिन अब ये सब लेकिन दोनों राजीव अलग जी, अलग ये क्या पार्टियों की बात है? अब दलीलें हैं। स्मृति ईरानी तो कह रही हैं कि राहुल गांधी पहले हार मान चुके हैं अमेठी से, इसलिए उन्होंने अमेठी की तरफ रुख नहीं किया। ऐसा मौका कोई नेता क्यों देगा अपने प्रतिद्वंदी को कि वो उसे इस तरह से घेरना शुरू करे? जी, आप एकदम सही बोल रही हैं। मैं वही आपको बोल रहा हूँ कि देखिए दोनों तरफ की, इसलिए मैंने विचारधारा आपको बता दी कि कांग्रेस के लीडर क्या बोल रहे हैं और भाजपा के लीडर क्या बोल रहे हैं। भाजपा के लीडर तो बोल ही रहे कि इन्होंने सेल्फ गोल कर दिया है। जो ये अमेठी जीत सकते थे शायद, वो भी इन्होंने सीट जो है वो थाली में सजा के स्मृति ईरानी को दे दिया है। पर कांग्रेस के लोगों का ऐसा मानना है कि किशोरी लाल शर्मा कम से कम 1.25 लाख से 1.5 लाख की मार्जिन से जीतेंगे, ऐसा कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं। तो बोले ये हमको तो सीट जीतने से मतलब है, चाहे राहुल गांधी आके जीते चाहे किशोरी लाल शर्मा आके जीते। तो कांग्रेस के लीडर बहुत कॉन्फिडेंट है। उनका ऐसा मानना है कि भाई ये सीट जो है ये कहीं जाने नहीं वाली, भले ही किशोरी लाल शर्मा लड़े या प्रियंका गांधी लड़े या राहुल गांधी लड़े, क्योंकि अमेठी के लोग जो है वो स्मृति ईरानी से उकता गए हैं। ऐसा ऐसा मानना है कांग्रेस के लोगों का। अब 4 जून को पता चलेगा कि भाई किसका थिंकिंग जो था, किसके जो विचार थे और किसका जो आकलन था वो सही था, भाजपा का कि कांग्रेस का। जी विनीता जी। एक एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है राजीव जी यहाँ पर सिचुएशन कि जब भी कोई नेता एक बड़े कद पर जाता है तो वो 2 जगह से चुनाव लड़ता है। ऐसी बहुत एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, और फिर उसके बाद में वो एक सीट छोड़ देता है और दूसरी सीट को अपने साथ कंटिन्यू करता है। यहाँ पर राहुल गांधी उस सीट को छोड़ रहे हैं जहां पर वो हारे हैं। एक बार जीत दर्ज कराने के बाद छोड़ते तो शायद एक अलग संदेश जाता। यहाँ पर आप कह रहे हैं कि वो स्मृति ईरानी के कद को नहीं बढ़ाना चाहते थे। क्या अभी स्मृति ईरानी को एक तरह से उन्होंने मौका नहीं दे दिया है ऐसा करके? और इसका एक नेशनल एस्पेक्ट में हम पूरी सिचुएशन को देखते हैं तो रायबरेली से क्या संदेश निकल के आता है? देखिए आप पूछे मतलब विनीता जी, मेरा पर्सनल रिस्पांस तो मैं खुद बहुत ज्यादा हताश हूं कि अमेठी से राहुल गांधी का नहीं लड़ना जो है ये मेरे हिसाब से बहुत नेगेटिव सिग्नल दे रहा है। अब मुझे मालूम नहीं कि इनके कौन स्ट्रेटेजिस्ट है कांग्रेस के, किन्होंने इनको ये सलाह दी और इस सलाह पे इन्होंने क्यों हामी भरी, मुझे नहीं समझ में आ रहा। बट मेरा पर्सनल ये मानना था कि राहुल गांधी को लड़ना चाहिए था अमेठी से। और मेरा नहीं, मैंने सुबह से आज जितने भी पत्रकारों से बात किया, जितने भी सीनियर पॉलिटिकल जर्नलिस्ट हैं, सभी बोल रहे हैं कि ये बड़ा गलत संदेश इन्होंने दिया है, ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। इनको खुद को लड़ना चाहिए था अमेठी से और
भले ही खड़गे जी को ये रायबरेली से लड़वा देते या प्रियंका गांधी को लड़वा देते या किसी और को लड़वा देते, किशोरी लाल शर्मा को लड़वा देते, पर अमेठी से राहुल गांधी को खुद लड़ना चाहिए था। ये आप आपको लग रहा हार है कि के थोड़ी और चुनौतियां बढ़ रही हैं इनकी सिचुएशन में, जब मायावती भी दिल्ली में तमाम सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर देती है, इधर से राहुल गांधी का ऐसे बैकफुट पे एक तरह से जाना, इसे बैकफुट ही कहा जाएगा। और इस तरह की सिचुएशन अब निकल के आ रही है, क्योंकि आज आपने भी कहा कि आने वाले चरण में बीजेपी ये मानकर चल रही है कि उसकी सीटें बढ़ेंगी, तो यहाँ पर विपक्ष को भी और ज्यादा हमलावर होना चाहिए, लेकिन वो बैकफुट पे क्यों दिख रहा है, ये ओवरऑल? हाँ, इन्होंने देखिए अभी तक पहले के 2 चरणों में तो कांग्रेस ने बीजेपी को बैकफुट पे डाला था। अब मुझे लग रहा है कि स्थिति जो है बड़ी चेंज हो जाएगी ड्रास्टिकली। ये पता नहीं कौन कांग्रेस के किस स्ट्रैटेजिस्ट ने, किसने ये मतलब व्यू रचना की है, ये किसने इस तरीके का इनको क्या सिग्नल फीड किया है, क्यों ऐसा बताया गया? क्योंकि अभी तक के 2 चरणों में कांग्रेस का अपर हैंड था। कांग्रेस बहुत ही अच्छे से चुनाव को लड़ रही थी। अभी अमेठी से चुनाव ना लड़ने के कारण जो है, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, ओके, कि कहीं तो भी इन्होंने एक ऐसा सिग्नल दे दिया है कि भाई उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पूर्णतः तैयार नहीं है इलेक्शन लड़ने के लिए। कहीं तो भी उनके अंदर एक डर है कि हमारे जो सबसे बड़े लीडर हैं वो हार सकते हैं। तो ये जो भावना है, ये जो कॉन्फिडेंस शेक करना, कॉन्फिडेंस का आपका जो है ना मतलब गड़बड़ाना, ये थोड़ा-सा आने वाले दिनों में घातक हो सकता है कांग्रेस के लिए। हालाँकि वो 2 चरण बहुत अच्छे से लड़ी है और मुझे लगता है कि यदि अमेठी से राहुल गांधी लड़ते तो कोई दिक्कत नहीं थी। इलेक्शन निकल जाता था, निकाल सकते थे वो। यूट्यूब के तमाम चैनल्स जो हैं, आप देखिए सब जाके अजीत अंजुम से लेके तो संजय शर्मा से लेके तो सभी जितने भी यूट्यूब चैनल चलाने वाले बड़े-बड़े लोग हैं जिनके लाखों-लाखों व्यूज़ आते हैं, वो सब जाके अमेठी में बैठे हुए हैं इतने दिनों से। और वो सब के सब जो है यही दिखा रहे हैं अपने शो में कि जनता चाह रही है कि अमेठी से राहुल गांधी लड़े। अब जनता यदि चाह रही है कि राहुल गांधी ने लड़ना चाहिए अमेठी से और राहुल गांधी उस इच्छा को नहीं उस इच्छा की पूर्ति कर रहे हैं, तो ये कहीं न कहीं आई मीन कांग्रेस के स्ट्रैटेजिस्ट जो है, उनकी स्ट्रैटेजी की खामियों को दर्शाता है। उनकी स्ट्रैटेजी में कहीं न कहीं कमी है ऐसा दर्शाता है। ये मेरा व्यक्तिगत विचार है। बाकी अब जो भी उन्होंने सोचा, क्या सोच के डिसीजन लिया मालूम नहीं। कांग्रेस के लीडर बोल रहे हैं कि वो राहुल गांधी को एक अमेठी में रिस्ट्रिक्ट करके नहीं रखना चाहते थे, इसलिए रायबरेली से लड़ रहे हैं जो कि केक वॉक है, इजीली वो सीट मिल जाएगी। जी विनीता जी। तो केक वॉक पर क्यों गए हैं वो? इस तरह की सिचुएशन यहीं पर अगर उत्तर प्रदेश में हम और आप देखें तो यहाँ पर अखिलेश यादव के लिए कन्नौज जो है उतना केक वॉक नहीं है, लेकिन वो उस तरफ गए हैं। तो सिचुएशन अक्सर क्या होता है, जैसे कि आर्मी में होता है कि सबसे ज्यादा कठिन परिस्थिति में लीडर आगे चलता है, इसी तरह की सिचुएशन में आपको एक संदेश देना होता है। आप अगर हार के डर से किसी सीट पर नहीं जाते हैं या आसान सीट पर जाते हैं, तो ये लीडरशिप को कमजोर करने वाली तस्वीर नजर आती है। क्योंकि जैसे अखिलेश यादव ने कन्नौज चुना अपने लिए, वो आजमगढ़ चुनते आसान हो जाता, बदायूं भी चुनते आसान होता, फिरोजाबाद भी रहता, लेकिन कन्नौज कहते हैं कि उनके अलावा कोई भी लड़ता तो वो हार जाता, यानी कि वो थोड़ी मुश्किल सिचुएशन है। कन्नौज में ही उनके अच्छे खासे बड़े प्रतिद्वंदी भी इस तरह के बैठे हुए हैं बीजेपी से, जो कि अक्सर उनके बहुत हॉन्ट और टॉन्ट करते रहते हैं सिचुएशन कहे तो। ऐसे में एक गठबंधन है, क्योंकि इन दोनों पर्सनालिटी की जो मैं बात कर रही हूँ गठबंधन की सिचुएशन है। आपको क्या लगता है कि इन दोनों के ही डिसीजन का असर जनता पर पड़ेगा उत्तर प्रदेश में, क्योंकि वहां का गणित सबसे ज्यादा है? जी, आपने जो एग्जाम्पल दिया मतलब जिसको कहते हैं लीड बाय एग्जाम्पल, यानी एक लीडर को अपना एग्जाम्पल सेट करके जो है अपने अनुयायियों को लेके चलना पड़ता है, तभी उसकी लीडरशिप जो है स्टैब्लिश होती है ना? तो मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि व्यक्तिगत रूप में मैं खुद बहुत ज्यादा हताश हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। पर अब कांग्रेस है, भगवान जाने राम जाने, अगर उनके लीडर्स इतनी दूरदर्शी होते तो आज कांग्रेस का ये हाल नहीं होता। कांग्रेस जो आज जिस हाल में चली गई है, उसके पीछे उनके स्ट्रैटेजिस्ट और जो एसी रूम में बैठ के जो लीडर्स जो है स्ट्रैटेजी बनाते रहते हैं, ये उनका उनकी देन है। आप देखिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो है सीडब्ल्यूसी, आप इसके मेंबर्स के नाम उठा के देख लीजिए। इसमें से अधिकतर जो है वो तो चुनाव ही नहीं लड़ रहे। अभी यूपी के जो प्रभारी अविनाश पांडे जो सीडब्ल्यूसी के मेंबर है, वो हमारे नागपुर के ही रहने वाले।
आप पूछिए अविनाश पांडे जी से, आपने खुद ने कितने इलेक्शन लड़े हैं जीवन में आज तक? एक इलेक्शन लड़ा उन्होंने, और बीजेपी ने ठीक अपने है। और राज्यसभा वहीं वालों को भी इस पर बीजेपी जो जमीन है पर उतार दूसरी दिया। तरफ अपने राज्यसभा के मेंबर्स को बोल रही है कि आप बहुत हो गया राज्यसभा और बैकडोर एंट्री, अब आप जाइए, आप जनता को फेस कीजिए और लोकसभा के इलेक्शन लड़िए। तो ये होता है कॉन्फिडेंस का लेवल अलग अलग पार्टीज में। अब आप देखिए सुप्रिया श्रीनेत, उनको इतने 5 साल से उनको इतनी ज्यादा हर मीडिया में उनको कवरेज मिला है, ठीक है, भले कांग्रेस को नहीं मिला, बट सुप्रिया श्रीनेत को तो मिला ना हर जगह। पर उन्होंने एक छोटा सा बहाना बना के जो है कंगना रनौत पे क्या ट्वीट किया था, वो बोल के वो भी चुनाव के मैदान से हट गई हैं। तो इस तरह पवन खेड़ा जो आते हैं हमेशा, बहुत अच्छे वक्ता है, मुझे बहुत पसंद है, तो वो भी, आप बताइए वो कहाँ के लीडर है भाई, कहाँ से चुनाव लड़ते हैं? आप इनके जितने भी लीडर्स को देखेंगे जो टीवी पे आते हैं, ठीक है, वो कहीं से इलेक्शन ही नहीं लड़ रहे हैं, कहीं से इलेक्शन नहीं लड़ रहे। तो ये क्या एग्जाम्पल शो कर रहा है भाई? आपके जो है अविनाश पांडे जी यूपी के प्रभारी, वो इलेक्शन नहीं लड़ रहे। मुकुल वासनिक जो बैठे हुए सीडब्ल्यूसी के इतने बड़े, वो भी हमारे विदर्भा से आते हैं, वो कहीं से इलेक्शन नहीं लड़ रहे। फिर आपको सुप्रिया श्रीनेत का मैंने नाम बता ही दिया, आपको मैंने इनका पवन खेड़ा का नाम बता ही दिया। तो ये लोग जो है, जयराम रमेश हर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं, भाई कहाँ के लीडर है वो, कहाँ से लड़ते हैं, क्या मास बेस है उनका? तो ये जो जो आज की डेट में कांग्रेस में जो लोग बैठ गए, जो स्ट्रेटजीज बना रहे हैं और जो सर्वोच्च शिखर पे बैठे हुए लोग हैं, दे आर नॉट मेकिंग गुड एग्जाम्पल। वो जो लीड बाय एग्जाम्पल बोलते हैं ना, वो उससे बहुत दूर है। भाई जो मास लीडर्स हैं, जो लोग इलेक्शन जीत के आ रहे हैं, आप उनका तो कोई उतना ज्यादा सम्मान कर नहीं रहे। और जो एसी रूम में बैठ के स्ट्रेटेजीज दे रहे हैं, दिन भर जो है डिबेट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, टीवी में बैठे हुए हैं, बड़ी मतलब सुकून की लाइफ जी रहे हैं, उन लोगों को आपने बहुत ज्यादा तवज्जो दे के रखी है। तो इस कारण से भी जो योद्धा लोग हैं, जिनके अंदर में कुछ करने की मतलब इच्छा शक्ति है, जिनके अंदर कुछ क्षमता है, वो लोग भी ये सब चीज देख के जो है ना कांग्रेस से फिर थोड़े अलग हो जाते हैं कि भाई ये जो है, ये यहाँ ये पे जो है बीजेपी के लिए मतलब फायदेमंद है टैलेंट की आपकी कोई कद्र नहीं। जी बीजेपी की मदद कर रहे हैं एक तरह से, तो फिर इस तरह की सिचुएशन अगर हाँ, सामने है। मतलब आप बताइए ना, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि जितने भी लीडर्स के मैंने नाम लिए, इनमें से क्यों नहीं कोई भी चुनाव लड़ रहा है? ये क्या ज्यादा होशियार है क्या? चुनाव कोई और लड़ेगा और आप चुनाव नहीं लड़ोगे, और आप जब पार्टी की बात आएगी तो हर जगह आप ही चेहरा बन के रहोगे। ये तो होशियारी हुई ना, ये तो कुछ ज्यादा ही आपकी होशियारी दिखाना। जी तो भाई जी आप जो इतने ज्यादा जयराम रमेश हुए, सुप्रिया श्रीनेत हुई, पवन खेड़ा हुए, भाई इनको तो राहुल गांधी ने सबसे पहले भेजना चाहिए मैदान में कि जाइए आप लोग, टीवी में एसी रूम में बैठने की जरूरत नहीं है, टीवी डिबेट्स में कोई और पार्टिसिपेट कर लेगा। आप लोगों ने 5 साल पार्टिसिपेट किया, आप उतरिए और आप चुनाव लड़िए। इस तरीके से जो है उन्होंने तो आदेश देना चाहिए, जैसे बीजेपी में मिल रहा है जितने भी राज्यसभा के मेंबर्स हैं। देखिए पीयूष गोयल आए, जो चुनाव कभी लड़ना नहीं चाहते थे, भूपेंद्र यादव आए, जो चुनाव कभी लड़ना नहीं चाहते थे, ये अनिल सारे लोग आज बलूनी चुनाव के सब मैदान लोग। में। जी, राइट। और जहां तक आपने अखिलेश की बात जो की, पहले हार चुके हैं वो भी चुनावी मैदान में खड़े हैं। जी जी, जी और बताइए। जहां तक आपने अखिलेश की बात की, अखिलेश इज लीडिंग माई एग्जाम, मतलब मैं अखिलेश जी के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानता हूं, बट मुझे उनका ये स्टेप बहुत अच्छा लगा, जो उन्होंने डिसीजन लिया कि कन्नौज से इलेक्शन लड़ेंगे। भाई यही तो चाहिए, यही तो आपके जो मास लेवल, मतलब ग्रास रूट लेवल पे जो आपके वर्कर्स हैं, आप उनको कैसे मोबिलाइज करोगे, कैसे पोलराइज करोगे, कैसे गैल्वेनाइज करोगे? ये करने के लिए तो आपको खुद को युद्ध के मैदान में उतरना पड़ेगा ना, और वो भी सबसे जो विकट स्थिति है वहां से उतरना पड़ेगा। तो ये चीज आई गिव 100 out of 100 टू अखिलेश यादव फॉर चूजिंग कन्नौज सीट। जी विनीता जी। जी बिल्कुल, जब चुनावी मैदान है यानी कि रण सजा हुआ है तो आपको योद्धा बनना पड़ेगा। अगर आप योद्धा नहीं बनते, कोई शस्त्र छोड़ देते हैं, तो फिर वहीं पर उसी वक्त उसी पल आपके हार के संकेत दिखाई देने लग जाते हैं। खैर, हार और जीत तो चुनाव के परिणामों से पता चलेगी, लेकिन यहाँ पर व्यवहार जो है वो भी बहुत कुछ आपके लोगों के दिलों में, कई बार कहते हैं हारने वाले को जीत कर हारने वाले को बाजीगर कहते हैं, इस तरह से बोलते हैं कुछ। तो उस सिचुएशन में भी कई बार फैसले बड़े इम्पैक्ट कर जाते हैं, भले आपके परिणाम कुछ भी आए। अगर आपने अच्छा फैसला लिया है, लड़ने का फैसला लिया है, तो उस सिचुएशन में भी लोगों के दिलों में आप जगह बना लेते हैं। भले ही आप वोट में ना जीत पाए, लेकिन दिलों में जरूर जीत जाते हैं। उतनी कोशिश तो कम से कम रहनी चाहिए थी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजीव जी। ये कांग्रेस के मंथन की जरूरत है। जो बातें आपने कही है, उम्मीद है कि यहाँ पर, हालांकि बहुत देर हो गई है, लेकिन हो सकता है कि वो कुछ खास बातों पर आप ध्यान दे सकें। तो
ठीक है, देखा जाएगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।